तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स देखा था। ओके, इंटरनल रिस्टोरिंग कब प्रोड्यूस होता है? जब डिफॉर्मेशन होता है तभी। मतलब मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है या फिर ज्यादा होता है, दैट इज डिफॉर्मेशन। जब बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। नाउ इसके बाद आफ्टर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज द स्ट्रेस। अभी हम स्ट्रेस स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, अभी स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेस का डेफिनेशन, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसका डेफिनेशन कैसा है? देखिए, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is called as stress. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस का डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होना पड़ेगा, and that internal restoring force divided by area will be called as stress. अभी ये internal restoring force जो है ना, वो मेजर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि दैट इज इंटरनल टू द बॉडी, वो एटम के बीच में रहेगा, बहुत सारे एटम के बीच में रहेगा ये फोर्स, एंड देयरफॉर डायरेक्टली देयर इज नो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना स्ट्रेचिंग मतलब जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। सपोज ये एक रॉड है, दिस इज वन रॉड, ओके, एंड दिस रॉड इज फिक्स्ड टू वन साइड, इट इज फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सपोज, एंड इसको मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स यहाँ पे लगाया, स्ट्रेचिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, एक पार्ट लेता हूं, तो यहाँ पे जितना अप्लाइड फोर्स है ना, उतना ही यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। क्योंकि अप्लाइड फोर्स क्या कर रहा है? सपोज मैंने राइट हैंड साइड का ओनली पार्ट निकाला, राइट हैंड साइड का पार्ट, ये पार्ट राइट वाला पार्ट ओनली निकाला, ठीक है ना? तो इस राइट पार्ट को क्या करने वाला है? द फोर्स एफ इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट, ओके, लेकिन ये पार्ट तो राइट को मूव नहीं कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे अंदर जो फोर्स है उतना ही होना चाहिए। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, सपोज दिस इज एफ इंटरनल उसको बोलेंगे, तो ये फोर्स मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही यहाँ पे इंटरनल फोर्स होना चाहिए। अगर ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ जितना अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा बॉडी। एफ इतना फोर्स लगाने के बाद बॉडी ब्रेक तो नहीं हो रही है, ओनली इट इज गोइंग टू स्ट्रेच ओनली। तो यहाँ पे जितना फोर्स टुवर्ड्स राइट लगाऊंगा उतना ही अंदर क्या हो जाएगा? फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट क्रिएट हो जाएगा, ओके। अगर एफ बिकम्स मोर देन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट विल हैपन? बॉडी विल ब्रेक, ओके। तो जनरली क्या होता है, जितना हम फोर्स बाहर से अप्लाई करते हैं उतना ही अंदर फोर्स क्रिएट होता है, अप्लाइड फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। सो देयरफॉर स्ट्रेस का दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू कितना रहता है? अप्लाइड फोर्स रहता है, दैट इज स्ट्रेचिंग फोर्स और द कॉम्प्रेसिव फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? एरिया। सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है? दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अंदर रहता है, आइटम के बीच में रहता है, डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, जितना अप्लाइड फोर्स रहता है उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। ओके, वंस अगेन रिपीट करता हूं। देखिए, अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस। ये स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। जो अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या रहता है? स्ट्रेस रहता है। देयरफॉर द फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस विल बी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अभी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मैंने फिर एक बार बता देता हूं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, क्योंकि वो एटम के बीच में रहता है, एंड देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन मेजर दिस फोर्स बिटवीन टू एटम्स। डायरेक्टली उसको कुछ मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? बॉडी ब्रेक नहीं होती है, या फिर टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू क्या रहता है? जीरो रहता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है पता है क्या? फोर्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, तो सभी फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एंड नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है। सपोज मैंने बॉडी पे फोर्स F लगाया, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? उस बॉडी के अंदर भी फोर्स कितना हो जाएगा? F क्रिएट हो जाएगा। बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना क्रिएट हो जाएगा? F जितना ही क्रिएट हो जाएगा। सो दैट यहाँ पे ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है, एंड देयरफॉर स्ट्रेस का दूसरा डेफिनेशन क्या आ जाएगा? दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। ओके, तो कैलकुलेशन करते वक्त हमें यही फॉर्मूला यूज करना है स्ट्रेस का। स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस के लिए सिंबल तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेस ही हमेशा लिखेंगे। फोर्स के लिए सिंबल रहता है F, एंड एरिया के लिए सिंबल रहेगा A। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू F बाई A। दिस इज वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस। ओके, अब ये इसका हम SI यूनिट निकालेंगे। SI यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज, ओके, SI यूनिट क्या आ जाएगा? देखिए, फोर्स का SI यूनिट रहता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन ना। एसआई सिस्टम में फोर्स मेजरमेंट करने के लिए न्यूटन यूज करते हैं, एंड एरिया का यूनिट रहता है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्ट्रेस रहेगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक साइंटिस्ट का नाम दिया है, उसको पास्कल बोलते हैं, पास्कल। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू क्या रहेगा? पास्कल रहेगा, PA, पास्कल। ओके, so SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को पास्कल बोलते हैं। पास्कल इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। ठीक है ना? तो इस तरह से स्ट्रेस का डेफिनेशन है। अभी देखिए, आपने सिमिलर फार्मूला का और भी एक फिजिकल क्वांटिटी शायद आपने पढ़ा होगा। सिमिलर फार्मूला, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया का और भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपको पता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेशर। देखिए, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, एंड प्रेशर का भी फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ओके, प्रेशर इज डिफरेंट एंड स्ट्रेस इज डिफरेंट। प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या क्या है, ये देखिए पहले। स्ट्रेस एंड प्रेशर, ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट, अभी स्ट्रेस क्या रहता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट, इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन ये फोर्स कौन सा है? इंटरनल फोर्स है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एंड ये प्रेशर क्या रहता है? प्रेशर P इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स ये नहीं रहता है। सो प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सटर्नली बॉडी के एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रहता है।
मतलब स्ट्रेस क्या रहता है, इट इज इंटरनल क्वांटिटी, एंड प्रेशर क्या रहता है, एक्सटर्नल क्वांटिटी रहता है. ओके, स्ट्रेस इज अ इंटरनल क्वांटिटी. ओके, स्ट्रेस इज अ इंटरनल टू द बॉडी, बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रेशर तो बॉडी के बाहर से अप्लाई होता है. सो दिस इज एक्सटर्नल टू द बॉडी, एक्सटर्नल टू द बॉडी. ओके, स्ट्रेस में फोर्स किसी भी डायरेक्शन में रह सकता है. मतलब स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू सरफेस रह सकता है, पैरेलल टू सरफेस रह सकता है, इंक्लाइन टू सरफेस रह सकता है. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेस में क्या है फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ना. तो फोर्स कैसे लेना है, फोर्स कैन बी पैरेलल और परपेंडिकुलर और इंक्लाइन लेना है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. फोर्स अगर पैरेलल अप्लाई होता है तो और परपेंडिकुलर अप्लाई होता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे. ओके, सो इन स्ट्रेस देखिए, इन स्ट्रेस force can be parallel or perpendicular to area. लेकिन यहाँ पे प्रेशर में फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया. ओके, इन प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया ही रहेगा. स्ट्रेस प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, प्रेशर में क्या होता है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया ही रहेगा. यहाँ पे और भी एक डिफरेंस है स्ट्रेस एंड प्रेशर में, एंड दैट डिफरेंस इज स्ट्रेस कैन बी कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल. स्ट्रेस क्या कर सकता है, कॉम्प्रेस भी कर सकता है बॉडी को या फिर टेंसाइल भी कर सकता है. ओके, उसको स्ट्रेच भी कर सकता है. सो स्ट्रेस कैन बी कॉम्प्रेसिव, स्ट्रेस कैन बी कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल. And here stress can be, sorry, and pressure is always compressive ही रहता है. Okay, pressure कैसा रहेगा, pressure will always be compressive in nature. वो pressure कभी भी टेंसाइल नहीं रहता है. Pressure is always compressive. Okay, so these are the differences between stress and the pressure. दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रेस एंड प्रेशर में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये डिफरेंसेस बता दिए हैं. तो स्ट्रेस वंस अगेन डिफरेंसेस देखिए, स्ट्रेस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रहता है, एंड प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रहेगा. स्ट्रेस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है. ओके, स्ट्रेस इज इंटरनल टू द बॉडी, फिर एज प्रेशर इज ओनली एक्सटर्नल टू द बॉडी, प्रेशर बॉडी के बाहर से लगाया जाता है. ओके, टू कैलकुलेट स्ट्रेस हम जो फोर्स लेते हैं वो फोर्स कैन बी पैरेलल टू सरफेस रहेगा या फिर परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा. ओके, मतलब पैरेलल टू एरिया रह सकता है या फिर परपेंडिकुलर टू एरिया रह सकता है, लेकिन प्रेशर में फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस रहता है. ओके, स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव भी रह सकता है या फिर टेंसाइल मतलब स्ट्रेचिंग भी रह सकता है. स्ट्रेचिंग टाइप का भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव टाइप का भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन टेंसाइल मतलब स्ट्रेचिंग टाइप. ओके, एंड प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव टाइप. Okay, so compressive and tensile, these are two opposite words. Okay, tensile मतलब stretching रहता है, compressive मतलब contraction रहता है. So this is the difference between stress and the pressure. ठीक है, अभी हम types of stress study करने जा रहे हैं. Types of stress, types of stress. We are going to study now the types of stress. अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में फर्स्ट टाइप इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्जिट्यूडनल
stress. First type is the longitudinal stress. अब ये longitudinal stress कब प्रोड्यूस होता है? देखिए, when applied force tends to produce change in length, then longitudinal stress is produced. Longitudinal stress is produced. ओके, जब फोर्स किस तरह से हम लगाएंगे? व्हेन अप्लाइड फोर्स क्या करेगा? उसका लेंथ चेंज करने का ट्राई करेगा. व्हेन अप्लाइड फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द लेंथ. चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ट्राई करेगा या फिर लेंथ को डिक्रीज करने के लिए ट्राई करेगा. एट दैट टाइम उस रॉड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग डायग्राम आपको ये बताऊंगा. सपोज यहाँ पे एक रॉड है लाइक दिस, यहाँ पे एक बॉडी है लाइक दिस. ठीक है, सपोज मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, F फोर्स इज टुवर्ड्स राइट एंड F फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन लेंथ. यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, करेक्ट ना? क्योंकि फोर्स इज स्ट्रेचिंग फोर्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे जब अप्लाइड फोर्स क्या करता है? बॉडी का लेंथ इंक्रीज करने का ट्राई करता है, तब बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. या फिर इस केस में भी क्या हो जाएगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है. सपोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फोर्स F इज अप्लाइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड फोर्स F इज अप्लाइड लाइक दिस. तो यहाँ पे ये फोर्स क्या कर रहा है? अभी इसकी लेंथ को रिड्यूस करने का ट्राई कर रहा है. ओके, द फोर्स इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स लेंथ एंड एट दिस टाइम द स्ट्रेस that is produced inside this body is called as longitudinal stress. Okay, so when applied force tends to produce change in length of the object. ओके, जब अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट का लेंथ इंक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है या फिर डिक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है, तब उस बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट इज इंटरनल टू द बॉडी, उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. ओके, अभी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो टाइप्स है. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, दैट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस. इसका पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का. तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स, अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसको फुल फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज जस्ट एरिया नहीं है, यहां पे क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला रहेगा दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय, देखिए जस्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है? जस्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला रहता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अभी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होता है? फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ओके, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या रहता है? द फोर्स विच इज द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स. क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग क्या लेना है? the area which is perpendicular to the force. okay, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए once again, suppose this is a rod, तो इसको मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स F अप्लाई किया. ओके, अभी फोर्स को, ये फोर्स है ना, फोर्स को परपेंडिकुलर एरिया मतलब इतना एरिया आ जाएगा, दिस इज द एरिया. तो अभी इस रॉड का रेडियस अगर r है, r इज द रेडियस ऑफ दिस रॉड, देन इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर हो जाएगा. एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस आ जाएगा दैट इज फोर्स, कितना फोर्स लगाया है? F, एंड इस फोर्स को परपेंडिकुलर, द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स, ये कितना आ जाएगा? दैट इज पाई r स्क्वायर.
सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय पायर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय पायर स्क्वायर। इसके और भी कुछ एग्जांपल ले लेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो वंस अगेन देखिए, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होता है? जब अप्लाइड फोर्स उसका लेंथ इंक्रीज करने का ट्राई करता है या फिर डिक्रीज करने के लिए ट्राई करता है, तब उस बॉडी के अंदर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा? जस्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रहता है। फिर एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय ओनली एरिया नहीं रहेगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग क्या होता है? द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ओके, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर शेप डिफरेंट है तो डिफरेंट फॉर्मूला आ जाएगा, वो भी एक एग्जांपल हम भी देखने जा रहे हैं। ओके, वेट फॉर ए मिनट। अभी यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप है, टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप है। फर्स्ट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, and second is the compressive stress, compressive stress। देखिए अभी टेंसाइल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस हो जाएगा? वंस अगेन देखिए, दिस इज द रॉड एंड सपोज द फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस, इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाला है। मतलब जब अप्लाइड फोर्स लेंथ उसका इंक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है, जब अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहा है, तब उसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। When length is going to increase, there is a tensile stress, very simple। जब उसका लेंथ बढ़ेगा तो तब एट दैट टाइम क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मतलब उसका डायग्राम इस तरह से आ सकता है। सपोज दिस इज द रॉड एंड दोनों साइड से मैंने इस तरह से कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया, कॉम्प्रेसिव फोर्स एफ लगाया, तो क्या हो जाएगा? दिस फोर्स इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स लेंथ ना, ये फोर्स क्या कर रहा है? इसका लेंथ रिड्यूस करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, उसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मतलब जब रॉड स्ट्रेच होता है तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, एंड जब रॉड कॉम्प्रेस होता है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस उसका प्रोड्यूस होता है। जब मतलब लेंथ जब उसका रिड्यूस होता है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। सो वंस अगेन देखिए, मैं ये सब कुछ रिपीट करता हूं, उसके बाद हम डाउट ले लेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन अप्लाइड फोर्स बॉडी का लेंथ इंक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है या फिर डिक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है। मतलब बॉडी का लेंथ जब चेंज हो रहा है, ओके, व्हेन लेंथ इज चेंजिंग, एट दैट टाइम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। व्हेन अप्लाइड फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस, मतलब लेंथ इंक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है या फिर एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है उस टाइम, ओके, व्हेन अप्लाइड फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ of the object, then longitudinal stress is produced। longitudinal stress का फॉर्मूला रहेगा फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल, ओके, तो यहाँ पे longitudinal stress अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स इज F डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पायर स्क्वायर। longitudinal stress के दो टाइप रहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस एंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ट्राइंग टू इंक्रीज लेंथ, at that time जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ट्राइंग टू डिक्रीज लेंथ, जब अप्लाइड फोर्स लेंथ डिक्रीज करने का ट्राई कर रहा है, उस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका एक साइड 30 सेंटीमीटर है, ओके, 30 सेंटीमीटर। सपोज दिस आर डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर। दूसरा साइड कितना है? 20 है, एंड इसका हाइट कितना है? हाइट इज 10, हाइट इज इक्वल टू 10। एंड यहाँ पे फोर्सेस आर आल्सो शोन, 100 न्यूटन, 80 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। दीज आर अप्लाइड ऑन द थ्री फेसेस। one force is applied on the top surface, another is on the left hand side surface, and another is on the right hand side surface। okay, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें?
लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू ईच फोर्स निकालना है। देखिए, तो फर्स्ट longitudinal stress due to 50 न्यूटन। longitudinal stress due to 50 न्यूटन क्या आ जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ना, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब परपेंडिकुलर एरिया। ओके, तो फोर्स कितना है? 50। अभी 50 टू दिस 50 न्यूटन हाउ मच इज द परपेंडिकुलर एरिया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल है। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो रेक्टेंगुलर फेस है ना, उसका एरिया हो जाएगा 30 इंटू 10 ना। ये लेफ्ट का एरिया उसका 30 इंटू 10 हो जाएगा। जो राइट का एरिया है ना, ये नेक्स्ट वाला एरिया, वो 10 इंटू 20 हो जाएगा। एंड टॉप वाला एरिया कितना हो जाएगा? ये साइड 20 हो जाएगा, ये साइड 30 हो जाएगा, 30 इंटू 20 हो जाएगा, दैट इज टॉप मोस्ट एरिया। करेक्ट ना? तो अभी मुझे यहाँ पे करेक्टली एरिया लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्स यहाँ पे लिखा है मैंने 50, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू 50 न्यूटन। कौन सा एरिया आ जाएगा? 20 इंटू 10 आ जाएगा, या फिर 30 इंटू 20 आ जाएगा, या फिर 30 इंटू 20 आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा बताइए? करेक्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। ये 50 न्यूटन के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, या फिर 50 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर एरिया, मतलब यही रहेगा, दैट इज 20 इंटू 10 वाला। सो एरिया रहेगा 20 इंटू 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में है ना, तो 20 सेंटीमीटर मतलब क्या रहता है बताइए? 20 सेंटीमीटर मतलब रहता है 20 इंटू 10⁻² मीटर रहता है। या फिर 10 सेंटीमीटर मतलब क्या रहता है? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻² मीटर रहता है। तो 20 इंटू 10 हो गया, 10⁻² इंटू 10⁻² मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू 50 न्यूटन आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻⁴। तो ये 10⁻⁴ ऊपर गया तो 10⁻⁴ हो जाएगा। 10⁻⁴ is taken to the numerator, that is 10⁻⁴ का 10⁻+4 होता है, एंड 50 ने 200 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, that is divided by 4। okay, therefore यहाँ पे स्ट्रेस कितना आ जाएगा? longitudinal stress due to 50 न्यूटन, it is 1/4 मतलब 0.20 रहता है ना, 1 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 0.25 इंटू 10⁻⁴ यूनिट रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू 50 न्यूटन। उसी तरह से क्या करेंगे अभी? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू 100 न्यूटन अभी निकालेंगे। ड्यू टू 100 न्यूटन फोर्स कितना लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाला है, ये हम अभी देखेंगे। ओके, अभी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे फोर्स कितना अभी लिखेंगे? 100 न्यूटन लिखेंगे। एरिया बताइए कितना ले लेंगे अभी? एरिया कौन सा एरिया ले लेंगे? 20 इंटू 30 वाला एरिया ले लेंगे ना, 100 के लिए परपेंडिकुलर एरिया। तो 100 जिस सरफेस पर लग रहा है, उस सरफेस का मतलब फोर्स के लिए परपेंडिकुलर जो एरिया रहेगा, वो एरिया रहेगा 20 इंटू 30 रहेगा। सो 20 इंटू 30, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसको इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? 10⁻⁴ भी लिखना पड़ेगा। सो 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 30, दैट इज 600 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 गेट कैंसिल, 1/6, 1/6 मीन्स 0.6 1s are 6, 6 6s are 36 and so on। 0.166 into 10⁻⁴ plus 4। ओके, सॉरी -4 डिनोमिनेटर पे है, ऊपर आने के बाद वो 10⁻+4 हो जाएगा। 0.166 into 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So this is the longitudinal stress due to 100 Newton। थर्ड अभी, okay, थर्ड वन, अभी longitudinal stress due to 80 Newton निकालेंगे। longitudinal stress
ड्यू टू क्या निकलना है, 80 न्यूटन अभी निकलना है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, परपेंडिकुलर एरिया रहेगा। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, 80 है। एंड एरिया कौन सा ले लेंगे अभी बताइए, 80 के लिए परपेंडिकुलर एरिया, तो ये एरिया रहेगा 10 इंटू 30 वाला, करेक्ट ना। 10 इंटू 30 इंटू 10 क्या लिखना पड़ेगा, -4 लिखना पड़ेगा, करेक्ट ना। 10 - 4 क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। मतलब 20 इंटू 10 - 2 मतलब 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 - 2 मीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 - 2 मीटर। ओके, तो इस तरह से वो आ जाता है। तो न्यूमरेटर वंस अगेन आ जाएगा 80, डिनोमिनेटर आ जाएगा 300, दैट इज 10 इंटू 30। 10 - 4 का होता है 10 + 4। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर जाती है, देन पावर चेंज हो जाता है, उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस होता है। तो 0 एंड 0 गेट कैंसल, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 2 से डिवाइड करने के बाद 4/15 हो जाएगा, एंड इसको 15 से डिवाइड करूंगा। सो 0.15 2 जार 30, 15 6 जार 90, एंड सो ऑन। आई थिंक 0.266 आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ड्यू टू 80 न्यूटन फोर्स। अभी यहाँ पे 10⁻⁴ क्यों आता है, देखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं। एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं मतलब फोर्स तो न्यूटन में ही रहना चाहिए, एंड एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही रहना चाहिए। ओके, मतलब इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन एसआई सिस्टम। ओके, मतलब फोर्स न्यूटन में रहना चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो 30-20 दिया है ना, वो सेंटीमीटर में दिया है, एक्चुअली सेंटीमीटर में है। तो सपोज हमें सपोज ये टॉप का एरिया हमें निकालना है, टॉप मोस्ट एरिया। तो टॉप मोस्ट एरिया मीटर स्क्वायर में कैसे निकालेंगे, तो टॉप मोस्ट एरिया जो है ना, दैट एरिया इज इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना। तो 30 सेंटीमीटर मतलब 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर होता है। ओके, मतलब सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे 10⁻² लिखना पड़ता है। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10⁻² लिखना पड़ता है। तो 30 सेंटीमीटर का मीटर में कितना होता है, 30 इंटू 10⁻² मीटर। उसी तरह से 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर लिखना पड़ेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 30 इंटू 20 मतलब 600 हो जाएगा। 10⁻² 10⁻² मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा, एंड मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो इस तरह से ये 10⁻⁴ आता है, बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके सर हम